हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआई। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो मेटल नॉन मेटल चैप्टर है वो चल रहा है। पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी, फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखी है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में हम ऑलरेडी दो रिएक्शन देख चुके हैं। ठीक है, इंट्रो थोड़ा सा मैं दे देता हूँ कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। देखो, मेटल एक ऐसे स्पीसीज होते हैं जो मेरे पास, देखो पीरियोडिक टेबल अपने पास सामने ये बनी हुई है। पीरियोडिक टेबल में जो जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं मेरे को, ये ग्रीन वाले सारे के सारे मेरे मेटल रहेंगे। ठीक है, और ये जो येलो वाले हैं ये सारे नॉन मेटल हैं। ठीक है, हमने पहले मेटल के रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शनें पढ़नी है, फिर नॉन मेटल के जो भी है एक दो रिएक्शनें हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है। उसमें मेरे पास क्या था, मैंने रिएक्शन देखी थी पहले मेटल की ऑक्सीजन के साथ, फिर मेटल की रिएक्शन हाइड्रो वाटर के साथ। ठीक है, जब भी मेरे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो वो फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और जब भी मेरे पास मेरे मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट, वाटर की तीन कंडीशन हमने देखी थी डिटेल में, आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। मतलब एक तो कोल्ड वाटर था, वार्म वाटर था और स्टीम था। तो मेनली ये फॉर्म करते थे मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन प्लस में हीट। ठीक है, तीसरे, अभी इसी ही केस में मैंने एक कंडीशन थी कि जब भी मेरे पास मेटल एज ए स्टीम होएगा तब मेरे पास वो मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होते हैं मेटल। ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिक मेटल थे जैसे जिंक, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, एफी आयरन हो गया, उस टाइप के मेटल ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है the next one is what happen when metal react with acid। अब मेरे पास जो रिएक्शन है वो है मेटल की रिएक्शन एसिड से। what happen when acid metal metal react with the acid। देखो, एसिड से रिएक्शन ना हम मेटल की ऑलरेडी करा चुके हैं। पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था एसिड एंड बेस, उस चैप्टर में हमने एसिड और मेटल की रिएक्शन ऑलरेडी कराई हुई है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब भी मेरे पास मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल प्लस एसिड, तो ये मेरे पास फॉर्म करते हैं साल्ट प्लस में हाइड्रोजन। सिंपल यही केस है कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट, क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन में बन क्या रहा था, जो एसिड बेस की जितनी भी रिएक्शन हमने की है उसमें क्या बन रहा था, या तो मेरे पास साल्ट ही बन रहा था ज्यादातर रिएक्शन में, साल्ट या हाइड्रोजन, साल्ट या वाटर, दो ही एक प्रोडक्ट की फॉर्म में, या साल्ट मुझे मिल ही रहा था। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन हो जाता था, कभी कभी वाटर हो जाता था। सिंपल इतना सा फंडा था मेरे पास, और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें जो मेरी रिएक्शन है एसिड की, एग्जाम्पल की अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, मान लो मेरे क्या हो, मेटल जो है वो Na है, एसिड जो है HCl। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या फॉर्म करेंगे, दो मॉलिक्यूल Na के मैं यूज करूंगा, दो ही मैं HCl के यूज करूंगा। ठीक है, और ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये H2 गैस फॉर्म होगी मेरी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन गई, प्लस अब ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा जाके, ये Cl इस Na के साथ जुड़ जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, NaCl प्लस NaCl। ठीक है, NaCl को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड मेरे पास फॉर्म हो जाएगा जब मेरा ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक केस इसका और है कि एक जो मेरे पास एसिड होता है HNO3 हमने पढ़ा होगा। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं कि Na ही मेरे पास मेटल है, प्लस में HNO3 साल्ट है, अगर इनकी मैं रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है, इसके केस में मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो NaNO2 प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन का कोई ना कोई ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, रीजन वो देखते हैं। पहले इसमें लिख लो, लिखो इसमें पहले हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस
is not evolved when a metal when a metal react with when a metal react with nitric acid when a metal react with the nitric acid it is because of it is it is because of HNO3 is a strong oxidizing agent. HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H2. It oxidized the H2, produced H2O and produced H2O and itself get and itself get reduced to any of nitrogen oxide reduced to any of nitrogen ऑक्साइड एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड में मेरे पास ये NO भी फॉर्म कर सकता है NO2 फॉर्म कर सकता है या फिर ये NO3 भी फॉर्म कर सकता है। इसमें से कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड मेरे पास बन सकता है या फिर एक और होता है, काफी होते हैं ये NO2O5, ठीक है। ऐसे इनमें से कोई भी ऑक्साइड मेरे पास फॉर्म हो सकता है या फिर N2O भी होता है, एक N2O फॉर्म हो सकता है, कोई भी ऑक्साइड इसमें फॉर्म हो सकता है, वो बात की बात है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली रिएक्शन में हाइड्रोजन बनी तो है, मतलब मेरे पास रिएक्शन हुई तो है, मतलब Na प्लस HNO3 HNO3, ठीक है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन बनेगी तो सही यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बनेगी, 2 मॉलिक्यूल Na के यूज हम करेंगे, ठीक है। और इसके साथ मेरे पास क्या बनेगा फिर, नहीं दो नहीं, एक मॉलिक्यूल यूज होएगा Na का, ठीक है, ठीक है। इसमें मेरे पास देखो अब ये हाइड्रोजन बन गई, एक NO3 है वो इसके पास चला गया, राइट, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, NaNO3 प्लस H2 प्लस NO3, ये फॉर्म हो गया। अगले स्टेप में मेरे पास क्या है, ये जो NOH2 बना है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस NaNO3 से एक ऑक्सीजन ले जाएगा और इसके साथ मिलके वाटर बना लेगा, और मेरे पास फाइनल में NaNO2 प्लस में H2O प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO3 मान लो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये बनेगा। अब इसमें क्या है कि ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन को। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसने एडिशन कर दिया ऑक्सीजन का, ये हो गया, ये हाइड्रोजन थी, ये इससे यहाँ पे ये बन गया वाटर, तो ये ऑक्सीडेशन होगी हाइड्रोजन की। अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगी है तो मेरे पास ये क्या करेगा, खुद के इसमें रह जाएगा, फिर खुद की इसकी यानी कि इसमें इससे ये यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है फिर, ठीक है, ये मेरी रिडक्शन हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये NaNO3 जो है खुद की रिडक्शन करा के हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करा देगा, इस वजह से जो हाइड्रोजन गैस है वो नहीं इवॉल्व हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्लियर है। अब हाँ एक बात और है, ये होएगा किसके केस में, दिस इज पॉसिबल इन ओनली दिस इज पॉसिबल इन ओनली हाई रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल लाइक Na पोटाशियम के, ठीक है, सोडियम और पोटाशियम के केस में ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी। अगर मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम या मैग्नीज उठाता हूँ तो उनमें मेरे पास जो पहले की पॉसिबिलिटी है वही रहेगी, मान लो कि मैंने Mg उठाया है, ठीक है, Mg उठाया मैंने, Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, Mg प्लस में HNO3 से मैंने रिएक्शन कराई, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल HNO3 के यूज होंगे यहाँ पे, HNO3 ये रहा, तो इसमें मेरे पास क्या होएगा कि ये H दोनों H मिलके क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन H2 प्लस मेरे पास Mg की वैलेंसी होती है 2, NO3 एंड NO3, ठीक है जी ऐसे। और इसको हम अगर लिखें तो मेरे पास ये Mg NO3 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है,
क्लियर है। तो ये मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर Mg की जगह पे सोडियम होता तो ये मेरे पास NaNO3 NaNO2 H2O एंड नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड में ये कन्वर्ट होता। क्लियर है। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिलहाल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसी में है मेरे पास HNO3 और HCl अगर आए हैं तो एक छोटा सा टॉपिक और है मेरे पास एक्वा रीजिया, ठीक है। अब एक्वा रीजिया क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, एक्वा रीजिया, ठीक है। एक्वा रीजिया क्या होता है? एक्वा रीजिया इज freshly prepared mixture of 1 part of concentrated nitric acid and 3 part of concentrated hydrochloric acid। मतलब क्या है कि मेरे पास ये HCl रेशो HNO3 यानी कि HCl प्लस में HNO3 से एक फ्रेश ही मतलब कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है। इसमें मेरे पास बेसिकली क्या है, जो HCl के मॉलिक्यूल हैं वो 3 होंगे और Na के HNO3 के वो 1 होंगे, ठीक है। मतलब इसका 1 एक पार्ट लेंगे तो इसके 3, इसका एक मॉलिक्यूल इसके 3, इसके अगर 3 लिए तो इसके 9 लेंगे फिर हम, ठीक है। तो ये इनका रेशो रहेगा। अब इस जो होता है हाँ, एक्वारीजिया क्या होता है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसमें मेरे पास जो क्या है, इसका हम यूज जो करते हैं वो जैसे गोल्ड प्लेटिनियम जैसे मेटल हैं उनकी रिएक्शन करवाने के लिए यूज किया जाता है। बीच यूज इट इज कैन डिजॉल्व ऑल मेटल लाइक, हाँ, इट इज कैन dissolve all metal like all metal like even gold and platinum metal like even gold platinum मेटल, ठीक है। बेसिकली ये क्या काम आता है, जो लो रिएक्टिव मेटल है जैसे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम, ठीक है, इनको ये डिजोल्व करने के लिए काम आता है। मतलब कहीं पे अगर इनकी रिएक्शन करानी है तो उस जगह पे हम अगर एसिडिक या प्योरिफिकेशन में, मेनली अगर मैं बात करूँ प्योरिफिकेशन में, ठीक है, प्योरिफिकेशन में क्या होता है कि गोल्ड और सिल्वर की प्योरिफिकेशन के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, बट इनको साफ करने के लिए, इनको डिजोल्व करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक्वारीजिया लेना पड़ता है। और एक्वारीजिया की मदद से हम गोल्ड और प्लेटिनियम जैसे मेटल्स को क्या करते हैं, डिजोल्व करवाते हैं किसी भी टाइप की फर्दर रिएक्शंस के लिए या फिर प्योरिफिकेशन के लिए कह लो, या रिफाइनरी टाइप में जो हम कहते हैं उसमें, ठीक है। एक एक्वारीजिया एक हाईली एसिडिक नेचर का मेरे पास एसिड ही कह सकते हैं होता है, ठीक है। और ये बनता कैसे है, HCl और HNO3 का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। इसमें मेरे पास एक चीज होगी, अगर हुई तो एक सेकंड, इस अगली जो रिएक्शन है ना वो उसका एक डायग्राम है होएगा। दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज,
नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना कि जो नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे पास वो क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्यूशन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल मेटल सॉल्यूशन से कैसे है वो देखते हैं पहले। ठीक है, मेरे पास हेडिंग डालो, हाउ टू मेटल रिएक्ट, हाउ टू मेटल रिएक्ट विद मेटल सॉल्यूशन। देखो, फर्स्ट जो चैप्टर हमने किया था ना उसमें हमने 4 टाइप की रिएक्शनें पढ़ी थी, एंड में 5 कह लो। ठीक है, पहली थी मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी थी डीकंपोजिशन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट और थर्ड वन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था कि मेरे पास एक मेटल था ए, प्लस में मेरे पास 2 कंपाउंड थे, एक ये मेटल बी था मेटल बी था और इसका कंपाउंड था। ठीक है, इससे मेरे पास क्या फॉर्म हो रहा था, ए सी प्लस में बी, मतलब क्या है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा था डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होएगा। अब एक मेरे पास मेटल होगा, फॉर एग्जांपल जेड एंड जिंक है, प्लस दूसरा मेरे पास सोल्यूशन में होएगा कॉपर सल्फेट लगा लो। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा है कि एक मेरे पास बीकर है मेरे पास। ठीक है, इस बीकर में यहाँ पे जो ये सोल्यूशन पड़ा है, ऐसा लिक्विड पड़ा है इसमें ऐसे। ठीक है, ये जो लिक्विड है इसको आयरन ले लो, आयरन से हम अच्छे से वो कर पाएंगे। ठीक है, ये जो लिक्विड है वो कॉपर सल्फेट का लिक्विड है, CuSO4 है ये। ठीक है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये। क्लियर है। अब इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में मैंने एक आयरन स्लिट डाल दी, आयरन जहाँ आयरन की जो भी मेरे पास क्या है स्लिट है, मतलब एक आयरन का कोई पार्ट है छोटा सा, वो आयरन पार्ट मैंने ऐसे डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, Fe है, आयरन। ठीक है, क्लियर है। अब Fe एज ए सॉलिड में होएगा। ठीक है, Fe एज ए सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो जैसे ही मैंने इसमें Fe डाला तो होएगा क्या कि जो जो मेरा Fe है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। एक सेकेंड, हेलो। हाँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है कि आयरन पड़ा है, आयरन में मेरे पास क्या हो रहा है, Fe सॉरी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन पड़ा है। ठीक है, तो आयरन क्या करेगा कि जहां जहां कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर लगा है वहां वहां वो सारे कॉपर को रिप्लेस करता जाएगा। ठीक है, तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। आयरन इज रिप्लेस कॉपर, कॉपर को इसने रिप्लेस किया, रिप्लेस करके कॉपर को यहाँ से निकाल देगा और खुद कॉपर की जगह ले लेगा। ठीक है, ये मेरे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, FeSO4 प्लस FeSO4 एक्वस में होएगा लिक्विड में। ठीक है, प्लस Cu। ठीक है, तो जहां जहां कॉपर था वहां वहां मेरे पास क्या आ जाएगा, Fe आ जाएगा, FeSO4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब जो होएगा किन केसेस में, ठीक है, अब जो मेटल रिप्लेस कर रहा है, मेटल कैन रिप्लेस बाय अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब ये जो Fe है, कॉपर को Fe ने रिप्लेस किया, वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, द मेटल इज रिप्लेस्ड अदर मेटल अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली ही ये रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, मतलब मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज हमें देखनी पड़ेगी कौन सा मेटल, जो ये मेटल होएगा दिस मेटल विल बी मोर रिएक्टिव। ठीक है, अब ए और बी मेरे पास मेटल है। ठीक है, ए मेरे पास क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। ठीक है, और जो ये बी है, बी मेरे पास क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होएगी। अगर मेरे पास बी मोर रिएक्टिव मेटल है और ए लेस रिएक्टिव मेटल है तो ये रिएक्शन नहीं होएगी। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है वो देखते हैं।
रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। पहले मैं इसको इसमें मैटर लिखता हूँ, कौन सा मैटर ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है। फिर हम मैं एक्सप्लेन करूँगा इसे। जिंक, Fe, Pb और H स्टैंडर्ड है, और H के बाद कॉपर, फिर Hg, फिर Ag, फिर Au, ठीक है। अब नीचे की साइड मेरे पास क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसमें जो मेरे पास टॉप के मैटर रहेंगे, यानी कि कौन से, ये वाले मेटल, ये सारे मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और ये जो है मेरे पास वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल आ गए, लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब क्या है कि अब इसमें क्या होता है ना, कई बार ये कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाता है कि ये जो Na है ये ऊपर होता है, ये जो K है वो नीचे होता है। कई बुक्स में सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा दिखाई गई है, कई बुक्स में पोटाशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा दिखाई गई है, ठीक है। तो इनकी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर सी होती है, तो उसके वजह से कोई इतना बड़ी बात है नहीं, चक्कर वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं। अब इसमें जो टॉप के मेटल रहेंगे, जैसे मैंने ये कही थी, ठीक है, ये चारों मेटल जो होंगे ये मेरे पास मोर रिएक्टिव मेटल्स में आएंगे, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, ये मेरे पास जो है ये मेरे पास किस में आएंगे, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में आ जाएंगे। मतलब है तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड मान के हमने कैलकुलेट ये रिएक्टिविटी सीरीज ड्रॉ की है, ठीक है। स्टैंडर्ड अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे, मतलब हाई रिएक्टिविटी होगी उनकी, ठीक है। हाइड्रोजन से जो नीचे वाले मेटल होंगे वो मेरे पास लीस्ट या लो रिएक्टिविटी में आएंगे, ठीक है। और ये मेरे पास फिर किस में आएंगे, लो रिएक्टिव मेटल में आएंगे, ठीक है। क्लियर है। अब इन्हीं के बेस पे अगर इनकी फर्दर हम देखेंगे ना, अकरेंस ऑफ मेटल टॉपिक है मेरे पास, उसमें इनकी अलग अलग रिएक्शनें होती हैं, वो हमने देखनी है, वो इन्हीं के बेसिस पे हम देखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अब मेरे पास रिएक्शन क्या हो रही थी, जैसे Fe था, Fe प्लस में CuSO4 और इसने FeSO4 प्लस Cu बनाया था, ठीक है। अब देखो पोजीशन देखो इनकी, हमने ये कहा था कि ये मेटल लो रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा कॉपर यहाँ पे, और ये जो मेटल होएगा जो रिप्लेस कर रहा है वो मेटल होना चाहिए हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव मेटल है तो ये रहा। इसके कंपैरिजन इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो उसके कारण हाँ, तो उसके कारण मेरे पास क्या है, Fe इजिली Cu को रिप्लेस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर मेरे पास यहीं पे ये होता कि मेरे पास कॉपर है प्लस में ZnSO4 है, और ये मेरा किस में कन्वर्ट होएगा, CuSO4 प्लस Zn, अगर ये हो रहा है तो अब देख लो तुम, अब कॉपर क्या है, ये रहा, Zn ये है। अब कॉपर हमें अकॉर्डिंग टू जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो ये वाला मेटल है, जो मेटल रिप्लेस कर रहा है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए था, और जो मेटल रिप्लेस हो रहा है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए था, ठीक है। बट इसमें क्या है कि जो मेटल सोल्यूशन में है, जैसे Zn है, Zn कहाँ पड़ा है, ये रहा, Zn तो Fe से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसके कारण क्या होएगा कि ये मेरे पास रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होएगी, ये रिएक्शन होएगी ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होएगी, because of copper is low reactive than Zn, they can't replace Zn, ठीक है। मतलब कॉपर एक लो रिएक्टिव
मेटल होएगा Zn की कंपैरिजन में, तो उसके कारण ये Zn को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होएगी नहीं ये रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये जो डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है उसको कराएंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कराएंगे। अगर मेरा रिप्लेस जो मेटल रिप्लेस कर रहा है वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तभी वो रिएक्शन होएगी। अगर मेरे पास जो मेटल है, मैंने जो सॉलिड स्टेट में मेटल लिया है, वो मेटल अगर लो रिएक्टिव ले रखा है, जैसे यहाँ पे कॉपर लिया था, वो मेरे पास फिर वो रिएक्शन नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो वो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। क्लियर है? तो ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली हम इसको प्रोसीड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती ही रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है हाउ टू मेटल रिएक्ट नॉन मेटल, मतलब हमने शेल्स के रिलेटेड चीजें पढ़नी है अगले टॉपिक्स में। ठीक है, तो बाकी फिर हम कल करेंगे, बहुत है आज के लिए इतना। ठीक है, तो शेल के अकॉर्डिंग और आयनिक कंपाउंड यानी कि बेसिकली मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन है, और जो शेल होते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ये सारी चीजें हम फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी फिर हम कल करेंगे।